Yo, welcome to Physics with Vinay Uppal. Hi, I'm Vinay Uppal and I'm back with season 6, episode number 2 from the Rare series. आज के episode में we're going to do something very interesting. We are going to calculate the shape of the Eiffel Tower. So we are going to calculate the equation that describes the shape of the Eiffel Tower. Alright, so hopefully Eiffel Tower तो सबने देखा ही होगा. तो ये जो जिस तरीके से शेप है आईफिल टावर का कि ब्रॉड एट द बॉटम इस तरीके से कर्व कर रहा है एंड नैरो एट द टॉप, तो उस शेप को हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे. सो द रीजन आई चोज दिस पर्टिकुलर टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड इज दैट अभी जो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड आ रहा है जुलाई 18 से शुरू होने वाला है. सो जो IPHO है दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन फ्रांस. काफी बार ऐसा होता है कि जो होस्ट कंट्री in which the Olympiad is being held, they generally tend to make questions related to something from their country. तो हो सकता है कि आईफिल टावर पे क्वेश्चन आ जाए इस साल के IPHO में. बट एनीवे इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड बेसिकली वी कैन डू इट एंटायरली विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ JEE एडवांस फिजिक्स. जो JEE एडवांस फिजिक्स में बेसिक फिजिक्स हम पढ़ते हैं उसी से वी विल बी एबल टू एक्सप्लेन कि व्हाई द आईफिल टावर का शेप इज द वे इट इज. ऑलराइट, सो आई होप यू आर एज एक्साइटेड एज आई एम. लेट्स टेक अ लुक. So Eiffel Tower was built by the company, the engineering company of Gustav Eiffel. उसी के नाम पे टावर का भी नाम है. ठीक है, तो Gustav Eiffel was the engineer जिसके कंपनी ने बिल्ड किया. So his main concern उस टाइम पे I think if I'm not making a mistake, Eiffel Tower was the tallest structure, man-made structure. I think उस वक्त. So his main concern for the height of the tower was the wind, कि wind का force लग के वो कुछ toppling effect नहीं आना चाहिए. That was his main concern. Alright. So ये जो shape है वो ऐसे randomly chosen नहीं है. It's not just for aesthetic or beauty or whatever. It's actually there is a physics reason behind it, and that physics reason is what we are going to explore in this episode. So his main concern was, like I said, कि wind force जो है उसके कारण टॉपलिंग वगैरह नहीं होना चाहिए. Alright, so Eiffel Tower इस तरीके से मैं बना रहा हूं. इस तरीके से मेरा आईफिल टावर है. थोड़ा मतलब बेसिक शेप में बता रहा हूं, बेसिक डायग्राम में बता रहा हूं. ऑलराइट, तो ये जो 4 कर्व्स मैंने बनाए हैं, so it's like 4 beams मतलब 4 curves, okay, 4 curved beams that is basically forming the structure of the Eiffel Tower. तो ये जो beams हैं उसको uprights बोलते हैं. Okay, so Eiffel जो इंजीनियर Eiffel थे, he had a very clever idea, or he had a very ingenious idea कि he wanted to make the shape of the Eiffel Tower in such a manner that there will be no shear stress in these uprights. अब shear stress मतलब क्या? So ये जो uprights है, 4 uprights है, they are like they have some thickness of course. Okay, so ये जो 4 uprights हैं बीच बीच में ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म है, डेक्स है, कुछ बार्स है वगैरह. ओके, तो ये जो upright है उसको थोड़ा सा थिकनेस अगर मैं बना दूं, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ किया और बाकी 3 भी है. तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन, कहीं भी जो क्रॉस सेक्शन है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द लेंथ, राइट, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. क्रॉस सेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व, राइट. सो ये जो विंड का फोर्स है, सपोज यहाँ से विंड लग रहा है, सो हिज कंसर्न वाज कि विंड के फोर्स के कारण कहीं ये टूट ना जाए, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे टूटने का जो चांस है, दैट वाज हिज मेन कंसर्न. अब टूटना मतलब क्या कि इफ द shear stress here exceeds the breaking shear stress. breaking stress मतलब जहां पे जिससे ज्यादा स्ट्रेस लगा दिया तो जिससे ज्यादा स्ट्रेस लग गया तो ब्रेक हो जाएगा, मतलब उस पॉइंट पे ब्रेक हो जाएगा बेसिकली. सो हिज मेन कंसर्न वाज कि ये जो अपराइट्स है इनमें किसी भी पॉइंट पे शेयर जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है उससे ज्यादा अगर स्ट्रेस लग गया तो फिर वो ब्रेक हो जाएगा विंड फोर्स के कारण. ठीक है, So he figured out कि he can actually make
द आईफिल टावर का शेप सच दैट देयर इज नो शियर स्ट्रेस एट ऑल, कि विंड का फोर्स कितना भी लगे यहां पे शियर स्ट्रेस will be zero. So that's what he figured out. It was honestly ingenious. मतलब एकदम proper physics reasoning use किया कि ऐसा shape बना दिया such that shear stress is zero. And ये जो shape है, that is what we are going to calculate in this episode. Alright? So अगर shear stress zero है, तो of course कौन सा force लगेगा, कौन सा stress लगेगा? Longitudinal. ओके, सो आई एम अज्यूमिंग तुमको बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट आता है कि कोई भी रॉड है उसमें शेयर स्ट्रेस लग सकता है, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे शेयर स्ट्रेस लग सकता है, एक लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस लग सकता है. लॉन्जिट्यूडनल मतलब परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, मतलब अलोंग द लेंथ, राइट. नाउ अगर एक रॉड को मैं पुल कर रहा हूं तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस किस तरीके से होगा? टेंशन वाला फोर्स होगा, करेक्ट. इट विल करस्पॉन्ड टू द टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया. In this case, it will be the compressive stress. Tension is like a stretching force, but here it will be compressive because of the weight of the tower, weight of the uprights. जो tower का weight है, उसके कारण uprights में compression होगा. But जो भी है, it is still longitudinal. मतलब it is still going to be along the length. Why? Because we are going to calculate the shape such that shear stress becomes zero. ठीक है? So यहाँ पर किसी भी point पे जो stress का force होगा वो टेंजेंशियल होगा, क्योंकि कोई शेयर स्ट्रेस नहीं होने वाला. ठीक है. तो ये जो मैंने फोर्सेस बनाए हैं, व्हाट आर दोस फोर्सेस एग्जैक्टली? दे आर द फोर्स, दे आर द शेयर स्ट्रेस का फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स. उसका मतलब क्या? बेसिकली इट्स नथिंग बट द फोर्स बाय द लोअर पोर्शन ऑफ द रॉड ऑन द अपर पोर्शन. रॉड मतलब ये कर्व्ड अपराइट. सो फोर्स बाय द लोअर पोर्शन ऑफ द अपराइट ऑन द अपर पोर्शन. वही होता है ना. टेंशन क्या होता है? टेंशन या कंप्रेसिव फोर्स वगैरह क्या होता है? एक रॉड के अंदर टेंशन मतलब क्या? वन पार्ट का फोर्स ऑन द अदर पार्ट. वही यहां पे कर रहा हूं. ओके. सो ये जो चार फोर्सेस है वो ये जो चार फोर्सेस है, दे आर गोइंग टू बी टेंजेंशियल टू द अपराइट्स. ठीक है. ऑलराइट. तो यहां पे वी आर गोइंग टू मेक अ कपल ऑफ assumptions. One assumption that Gustav Eiffel himself made was that the wind pressure, wind force के कारण जो प्रेशर होगा इस फेस पे जो विंड फोर्स के कारण प्रेशर है, दैट इज यूनिफॉर्म. ओके, वी आर ऑल्सो गोइंग टू मेक दैट assumption. इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है, बट ठीक है. मतलब फॉर अस एट दिस लेवल दिस इज फाइन. दिस assumption, दिस अप्रोक्सीमेशन इज गुड एनफ. तो विंड प्रेशर इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्म, ये हम मानने वाले हैं. ओके. एंड अनदर assumption that I'm going to use later is this tower is very tall. मतलब very tall, या फिर बोल सकते हो कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है, एज इट गोज अप इट बिकम्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द बेस. ठीक है. ओके. तो वो हम assumption बाद में मैथमेटिकली अपन यूज करेंगे. ठीक है. सो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ एग्जैक्टली, अपने को मैथमेटिकली क्या कैलकुलेट करना है. व्हेन आई से शेप ऑफ आईफिल टावर, मतलब एग्जैक्टली मुझे क्या कैलकुलेट करना है. तो लेट मी जस्ट ड्रॉ द आईफिल टावर अगेन हियर. ऐसा है. तो ये जो अपराइट्स है, ये दोनों, ये और ये दोनों अपराइट, they are coming out of the plane of the board. You have to understand this is a 3D diagram, right? So they are coming out of the plane of the board, and these two uprights are going behind the plane of the board. So what do I want to calculate? I will just make a perpendicular bisecting, I'm going to make a vertical bisecting plane. देखो कैसे. तो ये जो ब्लू कर्व है, ब्लू जो मैंने डायग्राम ब्लू में ड्रॉ किया है, वो क्या है? दैट इज अ बाइसेक्टिंग प्लेन. सो इट्स लाइक आई हैव जस्ट बाइसेक्टेड, स्लाइस कर दिया मैंने आईफिल टावर को बाइसेक्टिंग प्लेन से. ठीक है. वर्टिकल प्लेन से. ऑलराइट. तो ये जो मेरा ब्लू कर्व है, उसको अभी मैं अगर फ्रंट ऑन देखूं, दैट ब्लू कर्व एंटायरली लाइज इन द वर्टिकल प्लेन. It's just in a single plane, whereas these uprights are not in a single plane, right? They are coming out 3D में है. So ये जो बाइसेक्टिंग प्लेन है,
उसका इक्वेशन में कैलकुलेट करने वाला हूं. सो लेट मी जस्ट टेक दिस एज माय लेट मी टेक दिस एज माय y axis and this as my x axis. ठीक है, and I want to find y as a function of x. So basically ये जो दो अपराइट्स है, जो आगे के दो अपराइट्स है, उनका जो फेस है उसका प्रोजेक्शन है ये ब्लू. समझ में आया ना? ये जो अपराइट्स है 3D में उनका प्रोजेक्शन है इन द वर्टिकल प्लेन, दैट इज द ब्लू डायग्राम. ऑलराइट, सो आई वांट टू फाइंड y as a function of x. I have basically chosen this. इसको थोड़ा सा ऐसे हेड टिल्ट करके देखो तो अपना यूजुअल तुमको इस तरीके से दिखेगा y as a function of x. मतलब ग्राफ इस तरीके से दिखेगा. The reason I have chosen y and x here, it will just make calculations a little easier. Okay. अगर तुम if you just rotate the coordinate axis, so my curve would be this that I want to find. मतलब मेरा आईफल टावर ऐसे दिखेगा. तो this is the curve that I want to find. ये कर्व का इक्वेशन मुझे निकालना है. Alright, y as a function of x. ठीक है. So I hope you've understood what our aim is in this episode. इस कर्व का इक्वेशन मुझे निकालना है and that is what we are going to do. Okay, so मैं जरा बोर्ड इरेज कर लेता हूँ, फिर we'll do the actual calculation. Okay, so let me just quickly draw the Eiffel Tower again. ऐसा है. तो what I'm going to do is, देखो यहाँ पे wind force लग रहा है, gravity वगैरह भी है. तो what I'm going to do is I'm going to consider the FBD of a section of the tower. कैसे? Let's say कि I just consider 4 points in the same horizontal plane. ये 4 points है. Of course they will form, there will be corners of an imaginary square. ठीक है. तो I'm going to consider the FBD of the portion of the tower above this. ठीक है, तो एक स्क्वायर बन गया. The 4 points that I have chosen, there will be corners of an imaginary square. तो उसके ऊपर का जो पोर्शन है आईफिल टावर का, उसका मैं FBD कंसिडर करने वाला हूँ. ओके, इस पूरे पोर्शन का FBD कंसिडर करने वाला हूँ. तो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? ये जो 4 अपराइट्स है उनमें लोअर पोर्शन ऑफ द अपराइट्स के कारण कंप्रेसिव पुशिंग फोर्स लगेगा. पर हमने देखा था वो कैसा फोर्स होगा? ओनली अलोंग द टेंजेंट. व्हाई? बिकॉज हम व्हाट वी वांट इज शियर स्ट्रेस शुड बी 0. तो एक फोर्स ऐसे लगेगा, एक फोर्स ऐसे लगेगा, एक फोर्स ऐसे लगेगा एंड एक ऐसे लगेगा. ठीक है. तो क्या किया मैंने? आई हैव जस्ट ड्रॉन द FBD ऑफ द टॉप पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन ऑफ द आईफिल टावर एट सम अबव दिस डिस्टेंस. मतलब अगर मैं इसके हाइट को x बोलूं, ठीक है, मेरा x एक्सिस यही है ना, x एक्सिस इज द वर्टिकल हाइट. ओके, सो अबव द x कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट x है, ये चारों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट x है, तो उसके ऊपर का पोर्शन का मैं FBD बनाऊंगा. तो और क्या फोर्स लग रहा है? विंड का फोर्स लग रहा है. और क्या फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी लगेगा. ठीक है. तो सबसे पहले ये जो 4 फोर्सेस है, उन 4 फोर्सेस का इट विल बी easier for me to take the projection in the bisecting plane. जो ब्लू प्लेन, ब्लू डायग्राम मैंने बनाया था जिसका इक्वेशन मुझे निकालना है. तो ये जो ब्लू है उस प्लेन में प्रोजेक्शन लेता हूं इनका. तो यहां पे जो 4 फोर्सेस लग रहे हैं, कैन यू सी कि ये दोनों फोर्सेस है, उनका प्रोजेक्शन विल बी बाय सिमेट्री विल बी अलोंग दिस ब्लू कर्व, टेंजेंट टू द ब्लू कर्व. एंड ये जो 2 फोर्सेस है, तो ये दोनों, उनका रिजल्टेंट वुड बी अलोंग दिस ब्लू कर्व, द राइट साइड. तो अगर मैं if I just look at the blue diagram, the bisecting plane front on, तो इस पॉइंट पे फोर्स ऐसे बनेगा बाय द लोअर पोर्शन, एंड सिमिलरली इस पॉइंट पे फोर्स ऐसे टेंजेंट. ठीक है. ओके, फिर एक विंड फोर्स है एंड एक ग्रेविटी है.
एंड ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है. ऑलराइट, तो अभी इतने पोर्शन, ये सी दिस इज इसका कोऑर्डिनेट x है इस पॉइंट का, उसके ऊपर के पोर्शन का मुझे क्या निकालना है, टॉर्क जीरो करना है इक्विलिब्रियम के लिए. सो कैन यू सी कि दीज टू फोर्सेस will intersect somewhere here on the x-axis by symmetry. दोनों symmetrical है, तो they'll intersect somewhere at the x-axis. अब gravity is also passing along the x-axis only. Gravity भी x-axis के along ही जा रहा है. तो जो एक बचा हुआ force है, which is the wind force, that wind force का जो resultant है, that should also act, that should also go through this point. The line of the wind force should also go through the same point. जहां पे ये लॉन्जिट्यूडनल कंप्रेसिव फोर्सेस आर इंटरसेक्टिंग. तो अब हो गया इतने पोर्शन अबव एक्स, जो इतना पोर्शन है आईफिल टावर का, उस पर टोटल टॉर्क कितना हो गया, जीरो, बिकॉज ऑल दीज फोर्सेस आर गोइंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट. सो नेट टॉर्क कितना हो गया, जीरो. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट द टॉर्क टू बी जीरो. सो नाउ हमने वी हैव reduced the problem to the fact that we want to calculate where does the wind force act, and that point should be here, the intersection of these longitudinal forces. So what did we assume? We assumed that the wind force का जो pressure है is uniform everywhere. वो हमने मान लिया, जो भी उसके velocity के कारण जो force आ रहा है वो सब जगह उसका pressure जो है वो uniform है. So a uniform pressure का force will act at which point, centroid. ये अपने को पता है. एंड वी ऑल्सो नो दैट एक यूनिफॉर्म प्रेशर के कारण फोर्स में कैसे लिख सकता हूं, दैट प्रेशर इनटू द प्रोजेक्टेड एरिया. ये सो आई एम अज्यूमिंग तुमको बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स आता है, राइट. सो यूनिफॉर्म प्रेशर का फोर्स इज प्रेशर इनटू द प्रोजेक्टेड एरिया. अब इस फेस पे फोर्स लग रहा है, इस फेस का प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, इट विल बी एग्जैक्टली लाइक दिस ब्लू कर्व बट परपेंडिकुलर टू इट. लेट मी जस्ट टेक अ ग्रीन मार्कर. दिख रहा है या तो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट अ लिटिल क्लियर. सो ब्लू जो डायग्राम था, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस फ्रंट फेस. जो साइड फेस है जहां पे विंड लग रहा है उसका प्रोजेक्शन इज द ग्रीन, बट बाय सिमेट्री दैट विल लुक एग्जैक्टली लाइक दिस ब्लू. करेक्ट, मतलब मेरा ग्रीन जो प्रोजेक्टेड सरफेस है वो इस तरीके से दिखेगा, राइट. सो ग्रीन सरफेस इज लाइक अ फ्लैट वर्टिकल सरफेस एंड विल बी परपेंडिकुलर टू द ब्लू सरफेस. दैट शुड बी प्रीटी क्लियर. तो विंड का जो फोर्स है दैट ओनली केयर्स अबाउट द ग्रीन सरफेस. अभी मैं अगर ग्रीन सरफेस को इस तरीके से देखूं तो मुझे ऐसा कुछ दिखेगा, करेक्ट. अब मुझे इसका सेंट्रॉइड लोकेट करना, बिकॉज द यूनिफॉर्म प्रेशर का फोर्स का रिजल्टेंट विल एक्ट एट विच पॉइंट, सेंट्रॉइड. अब इसका सेंट्रॉइड, कोई सरफेस का सेंट्रॉइड कैसे डिफाइंड होता है, द एक्स कोऑर्डिनेट. आई वांट टू फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड. ये मेरा एक्स एक्सिस है तो उसको एक्स बोलता हूँ. इट इज इंटीग्रल एक्स डी ए डिवाइड बाय इंटीग्रल डी ए विच इज द टोटल एरिया. सो दिस इज अगेन यू शुड नो दिस फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स, दिस डेफिनेशन. बट अगर तुमको नहीं पता है या इफ यू फॉरगॉटन, सेंट्रॉइड का ज्योमेट्रिकल मतलब बेसिकली इट्स लाइक अ ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द फिगर. एंड वी कैन रिलेट इट टू सेंटर ऑफ मास. इफ कोई सरफेस का मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है देन सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ मास विल कोइंसाइड. जैसे कि ट्रायंगुलर प्लेट होता है, ट्रायंगुलर प्लेट में सेंट्रॉइड जो होता है यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला ट्रायंगुलर प्लेट, दैट इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ मास, करेक्ट. एंड यू कैन आल्सो सी दैट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखता हूं, एक्स डीएम डिवाइड बाय डीएम. इफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सरफेस इज यूनिफॉर्म, मतलब सिग्मा यूनिफॉर्म है, डीएम को मैं सिग्मा डीए लिख सकता हूं. तो ऊपर सिग्मा नीचे सिग्मा कट के एक्ससीएम एंड एक्ससी सेंट्रॉइड विल बी इक्वल. ठीक है. एनीवे, सो अल्टीमेटली वी वांट टू यूज दिस फॉर्मूला. सो जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड है वो सपोज कहीं यहां पर आता है, लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट लेटर. बट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड जो है उसके लिए ये फॉर्मूला मुझे यूज करना पड़ेगा. ओके. सो मुझे किसका सेंट्रॉइड निकालना है? I want to find the centroid of this figure above the x. So let's say कि जो height of the tower है that is some x naught, which we will then later on
टेक द अजम्पशन कि एक्स नॉट, और अदर बाद में अजम्पशन लेता हूँ कि एक्स नॉट बहुत हाई है, ये जो वैल्यू है, द टावर इज वेरी नैरो एट द टॉप, वो एक अप्रोक्सीमेशन हम बाद में करेंगे. Okay, but for now I want to calculate the centroid of the portion of the tower from x to x naught. जो maximum height है उसका x naught माना मैंने टावर का. Okay, so ये मेरा x है, ये मेरा x naught है, and let's say at some t distance I consider an element जिसका thickness is dt. तो उसका एरिया कितना बन जाएगा? लेट मी से कि ये जो y कोऑर्डिनेट है is some function of x which we want to calculate. Okay, we want to calculate y coordinate as a function of x इस कर्व का. करेक्ट. तो इसका लेंथ कितना बन जाएगा? ये पूरा लेंथ कितना बन जाएगा? That will be y coordinate of t. इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? t. तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? ये लेंथ कितना है? f of t into 2. So dA would be 2f of t into dt. ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं, ये दिस इज द y कोऑर्डिनेट, सो 2y into dt will be the area of that strip, length into breadth. करेक्ट. एंड y को मैं f of t लिख रहा हूँ, मतलब x कोऑर्डिनेट t. ऑल राइट, सो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड वुड बी, इसका x कोऑर्डिनेट t है, so x के जगह t, dA की जगह ये 2 बाहर आ जाएगा एंड नीचे अगेन एरिया, तो 2 कट जाएगा. ठीक है, डीए में 2 ऊपर नीचे कट जाएगा. सो दिस इज माय सेंट्रॉइड का एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ एन इंटीग्रल, एंड कोऑर्डिनेट्स का लिमिट्स कहां से कहां तक? x से x नॉट. ओके, सो दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड. अब व्हाट डू वी हैव हियर कि विंड फोर्स एक्ट्स हियर. करेक्ट. तो मुझे पता चल गया विंड फोर्स किधर एक्ट करेगा, यहां पर एक्ट करेगा. Right? Now, what is the other information we have? कि there is no shear stress. अब shear stress नहीं है मतलब सिर्फ longitudinal stress है. Longitudinal stress है मतलब these forces are acting along the tangent to the curve. तो we have another equation कि यहां पर see अगर मैं इसको डायग्राम को टिल्ट करूं तो थोड़ा सा शायद इजियर हो जाएगा. ये जो कर्व है वो ये कर्व है मेरा. करेक्ट. So this is x naught, this is x, and this is xc. तो यहाँ पे जो टेंजेंट है, ये जो फोर्स है वो अब ऐसे लग रहा है. ठीक है, मैंने इसको जस्ट डायग्राम को रोटेट कर दिया जस्ट फॉर कन्वीनियंस. तो ये जो टेंजेंट है दैट हैज टू गो थ्रू xc बिकॉज दिस पॉइंट इज xc सेंट्रॉइड. तो यहां पर जो टेंजेंट का स्लोप है वो क्या बन जाएगा? f dash of x. x पे स्लोप कितना बन जाएगा? f dash of x. And that slope can be written as y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, इसका कुछ f of x है y कोऑर्डिनेट. So 0 minus f of x divided by xc minus x. Straight line. y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 0 minus f of x divided by xc minus x. तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा f of x should be f dash of x into. सो एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है. ठीक है, अभी थोड़ा सा मैथमेटिक्स है. नाउ आई बेसिकली वांट टू फाइंड f of x. सो इफ यू सब्स्टिट्यूट xc दिस एंटायर थिंग हियर, यू विल गेट व्हाट इज नोन एज एन इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आई डोंट थिंक तुम जेई में पढ़ते हो, एंड आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. इट इज सॉल्वेबल, इट्स नॉट एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, इट इज सॉल्वेबल बाय डूइंग सम मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस, बट हम वो नहीं करेंगे. So what I'm going to do is I'm going to tell you the solution and we are going to confirm it. Okay, there is some approximation that we'll have to make कि वो टावर का हाइट, टावर का जो width है एकदम छोटा हो जाता है at the top, but I'm going to tell you what f of x is and we are going to confirm it because otherwise वो solve करना थोड़ा सा tedious and unnecessary हो जाएगा अपने level पर, but it is not very difficult to solve it. Okay. जिस रिसर्च पेपर में मैंने कपल ऑफ रिसर्च पेपर्स जो मैंने पढ़ा है फॉर दिस एपिसोड, तो उसमें दे हैव सॉल्व्ड दिस इक्वेशन, दे हैव शोन हाउ टू डू इट. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, एंड अगर मैं बता दूं तो तुमको समझ में भी आ जाएगा, बट आई विल नॉट स्पेंड टाइम ऑन दैट. ओके, एनीवे, सो
what is exactly the solution to these two equations? So सबसे पहले let me just erase the board, let me write these two equations and then I'll tell you what the solution for f of x is and then we will confirm it. Alright, so we have two equations जो मुझे solve करना है. So like I said, I'm going to tell you the solution. So it turns out कि जो f of x है that is an exponential function where y naught is some constant, alpha is some constant. Okay, अपने को प्रूव करना पड़ेगा of course by showing कि it satisfy करता है, but it actually satisfies in an approximation. Okay, it's not the exact solution. मतलब हमको वो approximation करके फिर वो satisfy करेगा. तो let's do that. So सबसे पहले तो ये जो शेप है y naught into e raised to minus alpha x, वो थोड़ा सा आइडिया आ रहा है, जैसे कि मतलब it makes sense कि ये x एक्सिस है एंड ये मेरा y एक्सिस है. ठीक है, इसको थोड़ा रोटेट किया अगर मैंने 90 डिग्री से तो y एक्सिस ऐसा बन गया, यानी एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है. ऐसे ही आईफिल टावर भी ऐसा ही है, करेक्ट. सो अप्रॉक्सीमेटली द शेप ऑफ द आईफिल टावर इज एन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन, इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ऑलराइट, सो लेट्स प्रूव दिस. वी हैव टू चेक कि ये दोनों इक्वेशन इससे सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं. ओके, सो सबसे पहले एक्स सी का वैल्यू निकालता हूँ. तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, टी एफ ऑफ टी, मतलब देखो ऊपर वाई नॉट तो कट जाएगा, एफ ऑफ टी में कांस्टेंट है, ई रेज टू माइनस अल्फा टी डी टी डिवाइडेड बाय ई रेज टू माइनस अल्फा टी डी टी फ्रॉम एक्स नॉट, फ्रॉम सॉरी एक्स एक्स नॉट, एक्स से एक्स नॉट. ठीक है, तो इसको मैं इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स करता हूँ. फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ठीक है, डिवाइडेड बाय अगेन जस्ट बेसिक इंटीग्रेशन. ओके, तो माइनस अल्फा सब जगह कैंसिल कर देता हूँ, तो क्या बचेगा देखो, दिस विल बिकम x naught e raised to minus alpha x naught minus x e raised to minus alpha x minus, अब इसका इंटीग्रल क्या बचेगा, e raised to minus alpha t का इंटीग्रल will be e raised to minus alpha t divided by minus alpha, तो वो प्लस करके नीचे अल्फा कर देता हूँ एंड लिमिट्स विल बी फ्रॉम x to x naught, तो यहीं पे डाल देता हूँ. ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या बचेगा, e raised to minus अल्फा एक्स नॉट माइनस ई रेज़ टू माइनस अल्फा एक्स. ओके, तो अगर मैं इसको जस्ट थोड़ा सा सेपरेट कर दूँ तो ये बन जाएगा एक्स नॉट ई रेज़ टू माइनस अल्फा एक्स नॉट माइनस एक्स ई रेज़ टू माइनस अल्फा एक्स डिवाइड बाय ई रेज़ टू माइनस अल्फा एक्स नॉट प्लस 1 बाय अल्फा. करेक्ट, दिस टर्म विल कैंसल आउट. ओके, सो ये मेरे पास इक्वेशन आ गया, एक्स सी का वैल्यू अब ये आ गया. अब वी हैव टू शो कि दिस इज सैटिस्फाइड. सो सबसे पहले इसको देखो, एफ डैश ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स वुड बी माइनस अल्फा टाइम्स एफ ऑफ एक्स. करेक्ट, तो एफ ऑफ एक्स कट जाएगा, सो माइनस आई हैव टू शो दैट माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स सी माइनस एक्स. सो आई हैव टू शो दैट एक्स सी माइनस एक्स इज 1 बाय अल्फा. ठीक है, तो ये जो एक्स सी का वैल्यू है माइनस एक्स करूंगा, आई हैव टू शो कि इट इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा. सो एक्स सी माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ गया. सी इफ आई कैन प्रूव दिस तो आई विल नो कि माय सॉल्यूशन इज करेक्ट, बट एक अप्रॉक्सीमेशन अभी भी बचा हुआ है जो अपने को करना पड़ेगा. सो एक्स सी माइनस एक्स क्या है, कैन यू सी कि दिस माइनस एक्स करूंगा तो ये वाला टर्म कट जाएगा क्योंकि x इंटू ई रेज़ टू माइनस अल्फा एक्स और ये कट जाएगा. सोचो, तो बचेगा ऊपर एक्स नॉट इंटू ई रेज़ टू माइनस अल्फा एक्स नॉट माइनस एक्स कर रहा हूं मैं, तो माइनस एक्स इंटू ई रेज़ टू माइनस अल्फा एक्स नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये वाला टर्म कट जाएगा डिवाइडेड बाय प्लस 1 बाय अल्फा. ठीक है, ओके. अब now I'm going to make the approximation. I'm going to make the approximation. What is e raised to minus alpha x naught? See, basically I'm going to say कि ये टावर का जो y कोऑर्डिनेट यहां पर है at x naught वो बहुत छोटा है. So I'm going to say कि e raised to minus alpha x naught I'm going to say tends to 0. ठीक है, that is मतलब it's very very small.
That is the approximation we're going to make. कि the tower is very tall and top पे the width is very small. Mathematically it means कि e raised to minus alpha x naught is very small. So technically it means x naught tends to infinity. ठीक है, मतलब you can physics के terms में you can say कि e raised to minus alpha x naught बहुत छोटा है and x naught बहुत लंबा है. Okay. So as ये थोड़ा तुमको basic limits पता होगा कि x naught into e raised to minus alpha x naught का जो limit है that will tend to 0 as x naught tends to infinity, right? ये बेसिक तुमको पता होगा, l'Hopital rule वगैरह से भी प्रूव कर सकते हैं, x into e raised to minus alpha x. So this will tend to 0. ठीक है, this will also tend to 0, e raised to minus alpha x naught, वो तो अपना assumption है ही. This will also tend to 0. बचेगा ये x over e raised to minus alpha x, which is नहीं, कुछ नहीं बचेगा, sorry, ये 0, तो ये पूरा प्रोडक्ट 0 0 0. So basically this entire thing will tend to 0 and therefore this will tend to 1 by alpha. X minus x will tend to 1 by alpha, which is what we wanted to prove. So basically we have shown that this equation will satisfy both the equations. This expression will satisfy both the equations in the limit कि x naught tends to infinity. So अगर हमने tower, so technically this is not the exact solution, but it is good enough for us. Physics में इतना approximation तो चलता है. Mathematicians बोलेंगे कि ये exact solution नहीं है ये equations का, क्योंकि otherwise we would require the tower to be infinitely large, infinitely tall. अगर actually infinite tower होगा तो this will be the exact solution. Okay, but for us, for our purposes, this approximation is enough because हमने और भी approximations किए कि wind pressure uniform वगैरह. Alright, so I hope that you've understood the episode and you've enjoyed the episode. More importantly, we've actually used physics to show why the Eiffel Tower is curving this way. Okay, and काफी हद तक this is a pretty good approximation, pretty good explanation कि the curve is exponential. Alright, so I hope कभी कभी तुम्हारे किसी और फैमिली में, रिलेटिव्स में कभी तुम खुद फ्रांस चले जाओगे तो you can tell people कि oh I know why the shape of the Eiffel Tower is this way. You can just take a piece of paper, couple of pages, and you can do all this calculation and show it to your friends, to your relatives, जिसके साथ भी तुम vacation पे गए हो. Alright, I don't know if they'll enjoy it or not. Anyway, I hope you've enjoyed the episode. I will see you next time. I will see you at the top.